आज हम लोग फिर से अप्पू के साथ 2.5 साल के नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। इसका पहले भाग में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। जब पहले भाग में हमने चर्चा की थी तो आप जान चुके हैं साथियों कि सत्यजीत राय ने इसे लिखा है। आप ये भी जान चुके हैं कि सत्यजीत राय क्या करते थे, सत्यजीत राय के लेखन के बारे में जान चुके हैं, उनकी फिल्मों के बारे में भी थोड़ा जान चुके हैं। साथ ही आप यह भी जान चुके हैं कि यह कहानी विभूति भूषण बंदोपाध्याय की है, जिस पर आधारित है यह फिल्म पथेर पांचाली। और यह भी आप जान चुके हैं कि पथेर पांचाली बनाने के जो अनुभव थे सत्यजीत राय ने उसे ही अप्पू के साथ 2.5 साल नामक रचना में लिखा है। आप यह भी जान चुके हैं कि अप्पू के साथ 2.5 साल केवल सत्यजीत राय की वह पूरी की पूरी रचना हमने नहीं ले ली है, बल्कि उसके थोड़ा सा अंश, छोटा सा एक अंश हमने लिया है, जिसमें उन्होंने अप्पू की तलाश और थोड़े से अपने अनुभव शेयर किए हैं। इस पूरे संस्मरण के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे, आप पूरी तरह से इस बात को समझ पाएंगे कि फिल्मों की दुनिया जो बड़ी चकाचौंध से भरी दिखाई पड़ती है, एक चुंधियाती सी दिखाई पड़ती है दुनिया, दरअसल सिर्फ वह नहीं है, उसके पीछे और भी है बहुत कुछ। और इस कला फिल्मों की जो दुनिया है, कला फिल्मों की जो दुनिया की संकट हैं, समस्याएं हैं, संघर्ष हैं, उन सबको आप इस पाठ के माध्यम से जान सकेंगे। और बता दूं कि यह पाठ मूल बांग्ला में लिखा गया था, सत्यजीत राय ने बांग्ला में इसको लिखा था, लेकिन इसका अनुवाद किया है विलास गीते ने। विलास गीते अनुवादक का नाम है, उन्होंने इसका अनुवाद किया है। साथियों, इसके साथ ही यह भी जान लीजिए कि जब हम लोग किसी पाठ में या किसी किताब में कोई ऐसा पाठ संकलित करते हैं जो अनुवाद के ज़रिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी हिंदी अनुवाद या किसी भी भाषा में अनुवाद के ज़रिए हम प्रस्तुत करते हैं, तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि अनुवाद के रूप में जो बनती हुई हिंदी है या विकसित होती हुई हिंदी है, या यूँ कह सकते हैं एक नया रूप लेती हुई हिंदी है, उसके बारे में भी जाना जा सके। आप जानते हैं कि अनुवाद जो है अपने आप में एक रचना है। अनुवाद कोई ये नहीं कहिए कि उसका कोई दूसरा रूप है, बल्कि अनुवाद अपने आप में सृजन है, रचना है। अगर सृजन है, रचना है, तो उस भाषा को उस रूप में भी देखना चाहिए। तो जब हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे तो हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो भाषा यहाँ लिखी गई है, जो विशेष शब्दावली यहाँ आई है, उनको हिंदी में कैसे और किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं साथियों कि इस फिल्म को बनाने का जो अनुभव था अपने आप में एक नया जन्म देने की तरह होता है। जब भी कोई हम कुछ लिखते हैं ना, जब कोई किताब लिखते हैं, आप भी जब कोई रचना लिखते होंगे तो आपको ये महसूस होता होगा, ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई एक नया जन्म दिया किसी को। एक कोई फिल्म, केवल फिल्म बनाना और फिल्म के बारे में लिखना, दोनों दो रूप होते हैं और दोनों ही एक तरह की अलग ही तरह का अनुभव होता है, अलग ही तरह की रचना होती है और बहुत सारी शंकाएं मन में होती हैं। जब कोई पहली रचना हमारी छपने वाली होती है, लिखते हैं उसके बारे में, तो बहुत सारी शंकाएं होती हैं मन में कि पता नहीं है कैसा होगा, क्या कुछ होगा। तो उन शंकाओं की आहट भी उस रचना में सुनाई पड़ती है। आप भी करके देखिएगा, आप लिख कर देखिएगा। जब भी आप पहली कोई रचना आपने लिखी होगी, आप उस अनुभव को याद कीजिए, आपको महसूस होगा कि उसमें आपने बहुत कुछ ऐसी अनुगूंजें सुनी होंगी और पूरा एक बचपन की स्मृतियाँ जो अप्पू की इसमें शामिल की गई हैं, उसका अनुभव संसार इसमें आया है। उससे जब आप गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि एक फ़िल्म की, आप खुद पथेर पांचाली की फ़िल्म के दुनिया से गुज़र रहे हैं, ना कि केवल एक किताब से या सिर्फ अप्पू की दुनिया से गुज़र रहे हैं, बल्कि उसकी पूरी की पूरी दुनिया से गुज़र रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अप्पू के साथ 2.5 साल जो लिखा गया है ये आखिर किस पर आधारित है, इसमें क्या क्या बातें आई हैं। पहली बात तो अप्पू के साथ 2.5 साल लिखते समय शुरुआत करता है लेखक, जब आप इस पूरे पाठ की, तो सबसे पहले उसकी शूटिंग 2.5 साल तक की थी, उसका अनुभव को शेयर करता है, बात करता है और कलाकारों के तलाश की बात करता है कि कैसे वो कलाकार की तलाश करता था। आप जानते हैं कि सत्यजीत राय जब कलाकार की तलाश में जाते थे तो केवल
ऐसा नहीं है कि शहर में रहने वाले कलाकारों को लेते थे। उनकी एक ख़ास विशेषता थी, वो जा कर के गाँवों से भी कलाकारों को लेते थे और कई बार तो जिस गांव में शूटिंग करते थे उस गांव के कलाकार को ही ले लेते थे और वहीं उसको थोड़ी बहुत बता देते थे, थोड़ा बहुत उसकी प्रैक्टिस हो जाती थी, अभ्यास करा देते थे और उस अभ्यास के ज़रिए फिल्मों में काम कराते थे। यानी एक तरह से एक चलता फिरता इनका एक स्कूल भी होता था और ये लगातार किसी भी एक आम व्यक्ति को भी इसमें ट्रेंड कर पाते थे, इनकी ट्रेनिंग कर पाते थे। सबसे पहले शुरुआत होती है इस पूरे संस्मरण के इस अंश की कि वो ये बताते हैं कि इस 2.5 साल तक जो ये फिल्म चली थी क्यों चली थी। बताते हैं, उस बताने में ये भी बताते हैं कि ये एक अभाव था। होता क्या था कि जब एक फिल्म का दृश्य शूट करते थे ये लोग, एक शॉट लेते थे या पूरी के पूरे मान लीजिए पूरे दिन के कुछ शॉट्स ले लेते थे, तो होता क्या था, कई बार होता था कि शाम हो गई तो जो दृश्य सुबह या दिन में शूट करना था वो दृश्य ये नहीं शूट कर पाते थे। कई बार अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता था और जब तक अगला दिन आता था पैसे ख़त्म हो चुके होते थे और जब पैसे ख़त्म हो चुके होते थे तो फिर अगला दिन वो न जाने 1 साल बाद आएगा या 6 महीने बाद आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस पूरे अनुभव को इन्होंने यहाँ पर हमसे साझा किया है, अपने अनुभव को हमसे बताया है इसमें। जब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले उनको चाहिए था कलाकार अपू का। अपू कलाकार जो है वो कैसा चाहिए, 6 साल का बच्चा। अब 6 साल का बच्चा तो ऐसा चाहिए जो कि थोड़ा कमज़ोर भी हो, बहुत गरीब घर का बच्चा है, तो 6 साल का वो बच्चा जिस तरह का चाहते थे वो बच्चा उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बहुत कोशिश की, बहुत से लोगों के इन्होंने ऑडिशन लिए और ऑडिशन के बाद उनको लगा कि ये हमारे लायक नहीं है। एक दिन होता क्या है कि एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर उनको शक हुआ। वो लिखते हैं कि उसकी गर्दन पर पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में यह मेरी बेटी है, अपू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। आखिरकार वो भी सफल नहीं हो पाता है और उसको भी अपू के रूप में वो स्वीकार नहीं करते हैं। फिर विज्ञापन देकर के अपू के बारे में खोज करते हैं कि भाई अपू मुझे इस तरह का एक लड़का चाहिए। नहीं मिलता है, सारी कोशिशों के बावजूद उन्हें उस तरह का लड़का नहीं मिलता है जिस तरह की इनकी तलाश थी। आप सोचिएगा क्यों नहीं मिलता है। आज लोग भागे भागे फिरते हैं लड़के अपनी नौकरी के लिए, या यूँ कहें कि अपने लड़के को एक्टिंग कराने के लिए। उस ज़माने में कोई फिल्मों में जल्दी नौकरी नहीं करता था या फिल्मों में अभिनय करने के लिए तैयार नहीं होता था। ये उस ज़माने की बात है। तो उस ज़माने में ये गरीब आदमी जो टिया को लेकर आया था वो भी सिर्फ इसलिए लाया होगा कि उसको खाने को रोटी भी नहीं मिलती थी, तो उसे लगता था कि शायद चलो कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। तो उस ज़माने में साथियों इतनी आसानी से कलाकार नहीं मिल पाते थे। अब उनकी पत्नी, ख़ासतौर से जो सत्यजीत राय की पत्नी है, वो अपनी छत पर से रोज़ एक बच्चे को देखती हैं, पड़ोस में रहता है। तो वो अचानक कहती हैं कि वो बच्चा, कहती हैं कि आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथिर पांचाली में अपू बना, क्योंकि उस लड़के को रोज़ देखती थी और कहती थी वो लड़का हमारे लायक है और उस लड़के को आखिर में अपू के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला था। इस बात का अंदाज़ा सत्यजीत राय को था। वो सोचते हैं कि 2.5 साल तक जब ये फिल्म चलेगी, लगभग 2-2.5 साल तक, तो क्या ये 6 साल का बच्चा इतना ही बड़ा दिखाई देगा? क्योंकि इस उम्र के बच्चे तो जल्दी से बढ़ जाते हैं। तो एक चिंता इनको ये होती है कि ये अपू अगर हम इसको ले भी लेते हैं तो जब तेज़ी से बढ़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर सा आ जाएगा। फिर भी इनके पास कोई उपाय नहीं था, इन्होंने अपू को ले लिया। दुर्गा को भी चुन लिया था पहले से ही, तो दुर्गा को ले लिया। इंदिरा ठाकुरून नाम की एक जो इसमें पात्र हैं उसको भी चुन लिया और किसी तरह से शूटिंग शुरू होने के लिए तैयारी होने लगी। गांव में जाते हैं। गांव का नाम था पालसिट। पालसिट गांव में सारे के सारे कलाकारों को ले करके वो पहुंचते हैं और उनको शूट करना है। किसको शूट करना है? काश वन में दौड़ते हुए दुर्गा और अपू को।
काशवन आप समझ पा रहे होंगे साथियों, जरा आप एक बार देखिएगा, सफ़ेद रंग के एक जो फूल होते हैं, लंबे लंबे जंगली फूल होते हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे, तो उसको काश के फूल कहते हैं। तो आप खुद भी तलाश करके देखिएगा, नेट पर तो आजकल पूरी दुनिया हाजिर है तो आप खुद खोज कर देखिएगा कि काशवन कैसा होता है। तो काशवन में दुर्गा और अपू को दौड़ते हुए दिखाया जाना है, और साथ में रेलगाड़ी आती है वहाँ से, यह भी दिखाया जाना है। यह भी दिखाया जाना है कि रेलगाड़ी पहली बार देख रहे हैं दुर्गा और अपू, तो पहली बार देखने से जो चौंकने का एक भाव था वह भी उनको लेना है। शूटिंग शुरू होती है, और शूटिंग शुरू होने पर होता क्या है कि धीरे धीरे क्योंकि दिन में शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे दुर्गा और अपू को दौड़ते हुए दिखाना, काश बन के उसका दृश्यों को लेना। कैमरा तो बहुत कम, एक ही होता था, उस ज़माने में इतना कुछ होता नहीं था, तो उस एक कैमरे से शूट हो रहा है। करते करते शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद अब गाड़ी वाला तो दृश्य शूट किया नहीं जा सकता था, लेकिन फिर इन्होंने सोचा चलो अब हम लोग कल आएंगे, अगली बार आएंगे और अगली बार आके शूट किया जाएगा। ये लोग चले जाते हैं सारे लोग। होता क्या है कि कल उनके पास पैसे नहीं होते हैं, फिर से शूट करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैंने पहले ही बताया था साथियों कि वो विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, दिन भर काम करते थे और कभी कभी शूटिंग के लिए निकलते थे। तो शाम को जो उनको वक्त मिलता था उसमें थोड़ा काम करते थे, कभी कभी दिन में एक आध दिन छुट्टी लेकर शूटिंग करते थे। तो अगले दिन उनके पास पैसे नहीं रहे, पैसे ख़त्म हो गए और शूटिंग करना मुश्किल हो गया। हफ्ते भर बाद उन लोगों ने कुछ पैसे जुटाए, और हफ्ते भर बाद फिर जब उसी जगह पर गए कि चलो आज फिर से शूटिंग की जाए, बचे हुए दृश्यों को शूट किया जाए, होता क्या है कि उस दिन काश के वन नहीं दिखाई पड़ते हैं, और उनको लगता है कि अरे ये तो दूसरी जगह आ गए, जहाँ हम पहले गए थे ये तो वो दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। होता ये है कि सारे जंगली जानवर जो हैं उस काश वन को खा जाते हैं। आप जानते हैं कि काश वन शरद ऋतु में ही होगा, दिखाई पड़ेगा। अब जाड़े के दिनों में, शरद ऋतु में खास तौर से काश वन दिखाई पड़ना था, और ये गर्मी का दृश्य चल रहा था। अब करें तो क्या करें, जब तक नया काश वन नहीं आएगा तब तक शूटिंग नहीं हो सकती थी, यानी अगले एक साल का इंतज़ार करना था, अगले एक साल की प्रतीक्षा करनी थी। इस दौरान उन्हें और भी दृश्य शूट करने थे। उन दृश्यों को शूट करने के लिए मैं थोड़ा सा जो अनुभव जो उन्होंने शेयर किया आगे का, मैं आप उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देती कि उसको करते समय उनको किस किस तरह के अनुभव हुए। काश वन वाले एक दृश्य को भी हम आपको दिखाएंगे। जब काश वन जाता है में जाते हैं, बच्चों को शूट किया जाता है, दूसरी बार जब ये लगभग 6-7 महीने बाद उसी जगह पर जाते हैं तो वापस काश के वन पूरी तरह से फूल खिल उठे हैं, वहाँ दिखाई पड़ रहा है। रेलगाड़ी की शूटिंग भी देखिए अजीब थी कि उस ज़माने में इतनी रेलगाड़ी भी नहीं चला करती थी, तो एक ही गांव में और कई रेलगाड़ियां नहीं चलती थी। पूरा शेड्यूल उन्होंने लिया, और पूरा शेड्यूल लेकर के एक स्टेशन पर, पहले वाले स्टेशन से जहां रेलगाड़ी चलती थी उस स्टेशन पर एक व्यक्ति को चढ़ना होता था, अनिल बाबू नाम है, उनको चढ़ना होता था, और वहां से वो आते थे। चढ़ना इसलिए होता था कि जैसे ही काश वन के सामने ट्रेन आएगी, वो रेल आएगी, उनको करना ये होता था कि बॉयलर में कोयला डालना होता था। और बॉयलर में कोयला इसलिए डालना होता था कि काश वन की सफ़ेदी और कोयले की धुआं, इन दोनों को कंट्रास्ट दिखाना था। इस कंट्रास्ट को ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती थी, आप जानते हैं पथिर पंचाली ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, और इस ब्लैक एंड वाइट फिल्म को दिखाने के लिए उनको इस तरह का दृश्य देना था कि कंट्रास्ट खड़ा करना था। तो बॉयलर में कोयला डालने के लिए अनिल बाबू एक स्टेशन पहले ही चढ़ जाते थे, लेकिन
जब तक ट्रेन वहाँ तक आती थी, रेल वहाँ तक आती थी, तब तक दुर्गा और अपू का वो पूरा दौड़ना नहीं पूरा हो पाता था। जितनी दूर तक वो आते थे, होता ये था कि फिर से दूसरी ट्रेन के बाद एक थोड़े से और दृश्य शूट किए जाते थे। यानी इन्होंने बाद में लिखा भी है कि उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग इन्होंने अगले शरद ऋतु में तो किया ही, उन्होंने 3 ट्रेन के जाने के गुजरने के बाद किया। कई रेल वहाँ से गुजरती है और 3 ट्रेन। इन्होंने ये भी लिखा है कि दर्शक जब देखते हैं तो उनको ये अनुभव नहीं हो पाता है, उनको पता भी नहीं चल पाता है कि 3 ट्रेन के शूट को एक ट्रेन की तरह दिखाया गया है और वहाँ पर अपू और दुर्गा काशवन में दौड़ रहे हैं, ये दिखाया गया है, उनका वह दृश्य दिखाया गया है। इसके बाद लेखक एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करता है। वो कहता है कि मूल जो कहानी है पथिर पांचाली, उसमें एक भूलो नाम का कुत्ते का जिक्र आता है। नाम है उसका भूलो, और उस कुत्ते को भी दिखाना है। और वो उस कुत्ते को क्या शूट करना है? एक दृश्य है जिस दृश्य में दुर्गा और अपू एक मिठाई वाले को देखते हैं। मिठाई वाले का नाम है श्रीनिवास। मिठाई वाला आता है साइकिल पर, साइकिल टुनटुनाता हुआ आता है, और मिठाई वाले को देखकर दुर्गा अपू चूँकि खरीद तो पाते नहीं, अपने घर में जाते हैं, पैसा मांगते हैं, नहीं मिलता है, तो वो लोग किसी तरह से उस मिठाई वाले के पीछे पीछे भागते हैं। ये गांव में आपने ये दृश्य देखा होगा कि मिठाई वाले के पीछे पीछे, उस साइकिल के पीछे पीछे भागते हैं। और साइकिल के पीछे पीछे इस उद्देश्य से भागते हैं कि जिसके घर में ये मिठाई वाला जाके रुकेगा उसका नाम है मुखर्जी, और मुखर्जी पैसे वाले हैं, तो मुखर्जी के गेट पर यह जाके रुकेगा। तब जब मुखर्जी के यहाँ कोई मिठाई खरीदेगा तो ये कम से कम खरीदते हुए देखकर संतुष्टि पा लेंगे, अपनी भूख मिटा लेंगे। थोड़ी सी जो उनको भूख है और थोड़ा सा उनको मन करता है कि मिठाई का लालच होता है, तो वो कम से कम किसी को भी खरीदता हुआ देखकर वो खुश हो लेंगे। ये देखने के लिए दौड़ते हैं, और उनके पीछे कुत्ते को भी दौड़ाना है क्योंकि वो दुर्गा और अपू का कुत्ता है। होता क्या है कि जब अगली बार वो जाते हैं गाँव में तो पता चलता है कि भूलो मर चुका है। पहला दृश्य तो हुआ भूलो का दौड़ता हुआ, उसी के अगली बार एक बार और जाते हैं तो श्रीनिवास जो है मिठाई वाला वह भी मर चुका है। अब करें क्या? इनका 1-2 कलाकार मर चुके हैं, श्रीनिवास भी नहीं रहा, भूलो भी नहीं रहा, बड़ी समस्याएं आई। और श्रीनिवास को उन्होंने बिल्कुल फ्रंट से, सामने से आता हुआ दिखाया दिया, साइकिल लेकर के वह जाते हैं मुखर्जी के यहाँ। চাই খুকি, ভালো সর ভাজা, মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দরপুলি, কাঁচা গোল্লা। এই যা ভাবকে বল দুটো পয়সা। তুই জানা পয়সা চাইছি বুঝি? দিও না গো, ভারী বদ অভ্যেস। নেবে না? এই তুই ওদের বাড়ি যাবি?
एक में क्या दिखाया जा रहा है? पहले दृश्य में श्रीनिवास आता हुआ, साइकिल पर आता हुआ। दूसरे दृश्य में श्रीनिवास को जाता हुआ, क्योंकि उस कदकाठी का व्यक्ति उन्हें मिल गया था, चेहरा नहीं मिल रहा था। चेहरा नहीं मिल रहा था तो सामने से नहीं दिखा सकते थे, और सामने से नहीं दिखा सकते थे तो जाहिर है पीछे से दिखाना पड़ेगा। तो उसको जाता हुआ दिखाना, जंगल से निकलता है एक तरफ और फिर जंगल में घुसता है अपनी साइकिल लेकर के। यह दृश्य उन्होंने दिखाया। अब एक और समस्या थी, जैसा मैंने आपको बताया कि भूलो नाम का कुत्ता वह भी नहीं रहा। गांव में बहुत ढूंढा इन्होंने, तो एक व्यक्ति के पास भूल ऐसा कुत्ता मिला, उसी शक्ल सूरत का एक कुत्ता मिल गया। अब सवाल ये है कि जिस शक्ल सूरत का मिला वो कुत्ता इन बच्चों को तो पहचानता नहीं था। इन बच्चों को अगर नहीं पहचानता था तो कैसे इनके पीछे भागेगा? लेकिन दुर्गा के हाथों में मिठाई भी नहीं देनी चाहिए थी। अब करते क्या है सत्यजीत राय, वो करते क्या है कि उसके हाथ में, दुर्गा के हाथ में एक मिठाई का छोटा सा टुकड़ा पकड़ाते हैं, और छोटा सा टुकड़ा कहते हैं इस ढंग से रखो कि पता भी न चले कि तुम्हारे हाथ में है। सिर्फ कुत्ते को दिख जाना चाहिए कि वो तुम मिठाई अपने हाथ में रख रही हो। और मिठाई जैसे ही दुर्गा अपने हाथ में रख के दौड़ती है, उसके पीछे भूलो दौड़ पड़ता है, वो कुत्ता दौड़ पड़ता है, और फिर इसके बाद ये पूरा का पूरा दृश्य शूट किया जाता है। तो इस तरह से तकनीक करना, इस तरह से जुगाड़ करना, मैंने आपको शुरू में ही पहले खंड में ये बात बताई थी कि जब मैं तकनीकों पर बात करूँगी, फिल्मी तकनीक की बात करूँगी, तो केवल मशीनी तकनीक की बात नहीं करूँगी, बल्कि ऐसी तकनीक की बात भी करूँगी जो दरअसल कैसे किसी काम को सृजनात्मक रूप दिया जाता है, कैसे कला का रूप दिया जाता है, और कला का रूप देने के बीच में कितनी तरह की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को कैसे पार किया जाता है। दरअसल बाधाओं को पार करना सृजनात्मकता है। और साथियों, एक बात और बता दूं, सत्यजीत राय खुद ही कहते हैं कि सबसे अच्छी तकनीक वह होती है जो दिखाई न पड़े। तो तकनीक वह जो हमने पूरा तो कर लिया, काम भी पूरा कर लिया और दिखाई भी नहीं पड़ा। यानी जिन जिन दृश्यों का मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, इन दृश्यों को पूरा तो कर लिया, लेकिन पता भी नहीं चला कि क्या क्या हमने जुगाड़ किया, किस किस तरह की टेक्निक अपनाई, किस तरह की तकनीक वहाँ पर लिया गया है। यही दरअसल किसी भी अच्छे निर्देशक की पहचान होती है। एक और बात बताऊं, आप ध्यान दीजिएगा, वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे, उस दृश्य में आप ध्यान दीजिएगा जहाँ पर मिठाई वाला जब जाता है तो दुर्गा मिठाई वाले को देखती है, पैसा उसके पास है नहीं, मैंने पहले ही बताया। तो दुर्गा जब मिठाई वाले को देखती है और अपू देखते हैं, तो इन दोनों क्या करते हैं, पहले तो एक होल से देखते हैं। उनका घर पुराना सा घर है, पुराने से घर में एक छोटा सा छेद है आंगन में, और उस छोटे से छेद से वो देखते हैं। अब उस छेद को दिखाने का क्या उद्देश्य था? सत्यजीत राय जैसा फिल्मकार हमेशा माइनर डिटेल्स को भी दिखाता है, छोटे छोटे बहुत बारीक जो डिटेल्स होते हैं, विस्तार होते हैं, उनको दिखाता है। यह दिखा करके उसको शब्दों को कहना नहीं पड़ता है, उसको डायलॉग लाने नहीं पड़ते हैं, उसको किसी कैरेक्टर को भी नहीं लाना पड़ता है। वो सिर्फ एक दृश्य दिखा दिया और यह पता चल गया कि कैसे और किस तरह के अभाव को जी रहे हैं। एक और माइनर डिटेल पर ध्यान जाएगा, आप देखिएगा, आप पूरी फिल्म तो देखिएगा ही, लेकिन जो थोड़ा सा हम दिखाते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जब मिठाई वाला जा रहा होता है तो मिठाई के लिए पैसे नहीं हैं, क्या उस समय एक दृश्य दिखाते हैं कि दुर्गा अपनी जीभ को होठों पर फेरती है। ये दृश्य बहुत अच्छे से दिखाया गया है। दुर्गा अपनी जीभ को होठों पर फेरती है जब मिठाई देखती है। तो मिठाई देख करके जो उसके मन, उसके जिसको लार हम लोग कहते हैं, टपकना, लार टपकना, तो जो उसके मन में उसके जो आ रहा है, सलाइवा आता है, उस सलाइवा को कैसे वो होठों पर फेर करके दिखाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही माइनर, बहुत बारीक दृश्य है, और उस बारीक डिटेल पर, विस्तार पर सबका ध्यान जाना चाहिए। कोई भी फिल्म हम बनाते हैं, कुछ भी हम करते हैं, लिखते हैं, तो इस तरह के माइनर डिटेल्स पर हमारा ज़रूर ध्यान जाना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। कोई अच्छा फिल्मकार तभी बन पाता है जब इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी उसका ध्यान जाता है। एक दृश्य है, बारिश का दृश्य है। वर्षा ऋतु में जब इसको शूट किया जाना था, उस वक्त सत्यजीत राय के पास पैसे नहीं थे, नहीं हो पाया, नहीं कर पाए शूट। आखिरकार जब इनके पास पैसे होते हैं, अब जब जाते हैं तो ठंड शुरू हो चुकी होती है, और ठंड के मौसम में जब इसको शूट करना है, बारिश का दृश्य है, अपू बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे, और दुर्गा आती है, दौड़ी दौड़ी आती है दुर्गा, और अपू को बचाती है बारिश की छींटों से, पानी से, और अपने साड़ी का आंचल उसके ऊपर डाल देती है। ये दृश्य दिखाना है, भागते हुए दौड़ते हुए आती है। अब जाड़े के मौसम में इसको शूट करना, जाड़े के मौसम में बारिश भी नहीं होती है।
आपको पता होना चाहिए साथियों, आज के समय में तो बड़ी तकनीक हमारे सामने है, बारिश कभी भी हम करा सकते हैं फिल्मी दुनिया में, लेकिन ये पहले के ज़माने में ऐसा था भी नहीं। और अगर सत्यजीत राय आज भी होते, आज भी फिल्म बनाते, तो वो आज भी उसी तरह की कोशिश करते। वो किसी नकली तकनीक या यूँ कह सकते किसी काल्पनिक दुनिया को नहीं बनाते। वो बाकायदा बिल्कुल ओरिजिनल, जिसको मौलिक हम कहते हैं, ओरिजिनल प्राकृतिक दृश्य को ही दिखाना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, जाड़े में इंतज़ार किया। जाड़े में रोज़ जाते थे, रोज़ वो लोग वहाँ पर खड़े होते थे, शूट करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जाते थे। दुर्गा और अपू वहाँ पर होते थे और बारिश नहीं होती थी, लौट आते थे। और जब बारिश हुई एक दिन इत्तेफाक से, उस इत्तेफाक से जाड़ों में बारिश होती नहीं, लेकिन इत्तेफाक से बारिश हुई तो तुरंत उन्होंने उसको शूट किया। और शूट करने के बाद आप जानते हैं ये छोटे छोटे बच्चे थे, और छोटे छोटे बच्चों के साथ शूट करना, आप सोच लीजिए कितनी ठंड लगी होगी इनको। और फिर क्या किया उन्होंने, लिखा है कि फिर हमने उन बच्चों को दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाया, किसी तरह उनको गर्म किया और किसी तरह उनको एक ऐसा माहौल बनाया कि गर्माहट उनको मिल सके। तो इस तरह से किसी तरह जुगाड़ करके उस वर्षा के दृश्य को भी शूट किया गया। उस वर्षा के दृश्य को साथियों ज़रूर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप उस दृश्य को छोटा सा देख लीजिएगा। उसमें वर्षा की बूंदों का गिरना और रविशंकर के, जो मैंने पंडित रविशंकर की बात बताई थी आपको कि इसका संगीत पंडित रविशंकर ने दिया है, तो पंडित रविशंकर के सितार की झंझनाहट, तारों की झंझनाहट और साथ में पानी की बूंदों की आवाज़, इतनी खूबसूरत तरीके से उसको फिल्माया गया है। उस दृश्य को छोटा सा ज़रूर देख लीजिएगा, और मैं तो कहूँगी आप पूरी फिल्म भी कभी ज़रूर देखिएगा। तो उस दृश्य को देखिएगा कि कैसे रविशंकर का सितार बजता है। फिर एक और दृश्य का मैं आपसे जिक्र करूंगी। जब ये कहानी ख़त्म होती है तो जिस घर को इन्होंने किराए पर लिया था, उस छोटा सा घर था, और छोटे से घर को किसी तरह इन लोगों ने शूटिंग का एक जगह बनाया था, अपना कुछ सामान रखते थे। एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिस्ट बैठता था, दूसरे कमरे में इनका सामान होता था। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट को इनको संकेत करना होता था, पूछते थे वो कि भाई हुआ कि नहीं, आवाज़ आई कि नहीं, दूर से उसको बोलना होता था। एक बार क्या हुआ, एक दृश्य ये शूट कर रहे थे, और जब इन्होंने पूछा उस साउंड रिकॉर्डिस्ट से कि क्या आवाज़ आ रही है, उधर से कुछ भी संकेत नहीं मिला। ये घबरा गए। जब वहाँ गए तो देखा क्या कि वहाँ पर एक बड़ा सा सांप दिखाई पड़ता है, और उनकी तो घिंगी बधी हुई है। जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं वो परेशान हैं। तो आखिर में इन लोगों ने कोशिश की कि चलो सांप को मार दिया जाए, लेकिन गांव वाले उसे वास्तु सर्प कहते थे, यानी उनको अपना कुल देवता कहते थे। तो गांव वालों ने उसे मारने नहीं दिया। साथियों, आप ये ध्यान रखिए कि छोटी छोटी डिटेल की जो मैंने बात कही थी कि सत्यजीत रे का ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, ये छोटी सी बात को अगर ना भी रखते तो फिल्म में क्या फ़र्क पड़ता। तो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता कि गांव और गांव कैसा है और गांव के लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह जानते हैं, इसके बारे में शायद आप न जान पाते। और एक और बात, गांव के लोगों का पर्यावरण के साथ क्या रिश्ता है, प्रकृति के साथ क्या रिश्ता है, जानवरों के साथ क्या रिश्ता है, इस बात को आप नहीं समझ पाते। जो आज हम लोग बड़ा पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन पर्यावरण की बात करते हुए कई बार हम केवल पेड़ पौधों तक ही सीमित हो जाते हैं। ध्यान रखिए कि पर्यावरण में हमारे ये जानवर भी आते हैं, उतने ही हमारे साथी हैं, उतने भी उनका भी हक होता है इस दुनिया पर। तो बिल्कुल उसी तरह से गांव वालों के सोचने का तरीका। एक और दृश्य आता है कि एक व्यक्ति जो हमेशा वहाँ बैठा रहता है अपनी बालकनी में, बालकनी क्या, ओसारा जिसको कहा जाता है, बरांडा, उसमें बैठा रहता है, और वो किसी को भी गांव में भरसक आने नहीं देना चाहता है। जब ये लोग अपनी शूटिंग के लिए जाते हैं तो इन लोगों पर भी बहुत नाराज़ होता है, और नाराज़ होकर वो थोड़ा सा मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, तो मानसिक असंतुलन की वजह से इनको भी भगाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, यहाँ शूट नहीं कर सकते। धीरे धीरे उससे थोड़ी सी इनकी रबजब बनती है, थोड़ी सी साथ कह सकते हैं दोस्ती बन जाती है। तो बाद में पता चलता है, और कहता क्या है, हमेशा बोलता क्या है, रूजवेल्ट का नाम लेता है, चर्चिल का नाम लेता है, अब्दुल गफ़ार ख़ान का नाम लेता है, और इन सारे नामों को कहता है कि देखो देखो वो रूजवेल्ट चला जा रहा है, देखो देखो वो चर्चिल चला जा रहा है, देखो देखो वो अब्दुल गफ़ार जा रहा है, इनको भगाओ, यहाँ से मेरे गाँव में नहीं आने चाहिए। आप याद करो ये सारे कैरेक्टर्स कौन हैं,
द्वितीय विश्व युद्ध को याद करो। ये समय द्वितीय विश्व युद्ध का, कहीं न कहीं उसके मन में इतिहास वहाँ अटका हुआ है, कहीं न कहीं उसे लगता है और उसका मानसिक असंतुलन वहीं जाकर अटक जाता है और ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे चरित्रों को याद करता है और हमेशा बोलता रहता है। तो जो भी गांव में नया आता है उसको भगाने की कोशिश में लग जाता है। तो कुल मिलाकर इन सारे जुगाड़ों के साथ ये फिल्म किसी तरह पूरी की जाती है और जब फिल्म पूरी होती है तो इन जुगाड़ों को हम लोग पहचान भी नहीं पाते हैं। दर्शक ने कई कई बार इन फिल्मों को देखी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा गया, खूब सराहा गया। अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ ये फिल्म बाकायदा खूब सराही गई, खूब देखी गई। बावजूद इसके किसी ने भी इन दृश्यों को नहीं पहचाना, नहीं जाना कि किस तकनीक के साथ इन फिल्मों को, इन दृश्यों को फिल्माया गया था। एक और बात बताऊं कि ये जब सत्यजीत रे गांव में रीविजिट भी करते हैं, गांव के में जब फिल्म बनती है तो रीविजिट भी करते हैं। रीविजिट करके ये जानने की कोशिश पर करते हैं कि जिस गांव में उन्होंने फिल्माया था दृश्य को, वो गांव आज कैसा है। वहाँ सड़कें बन चुकी हैं, वहाँ पत्थर के मकान हो चुके हैं, बहुत कुछ बदल गया है। तो उस बदलते गांव को भी इन्होंने रीविजिट करके इस अपने संस्मरण में बताने की कोशिश की है। चलो साथियों, अब तो अप्पू के साथ 2.5 साल कैसे फिल्माई गई, कौन कौन से तकनीक अपनाए गए, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब थोड़ी सी हम ये जान लेते हैं कि इस फिल्म को फिल्माते समय आखिर ये 2.5 साल क्यों चली। अगर आपसे पूछा जाए कि 2.5 साल तक ये फिल्म क्यों चली, हमने चर्चा की कि 2.5 साल तक इसलिए चली कि इनके पास अर्थाभाव था, इनके पास पैसे भी नहीं थे इतने कि ये लगातार इस फिल्म को शूट कर सकते थे। अगर दूसरी बात आपसे सवाल किया जाए, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें तो कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या उद्देश्य था, आपको ध्यान होगा, मैंने बताया था अभी कि पहले दृश्य को जब ये शूट करने गए थे तो काशबन वहाँ था, लेकिन दूसरे दिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वह काशबन वहाँ से ख़त्म हो चुका होता है। तो काशबन का हट जाने के कारण जब दूसरे दिन जाएंगे तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, इसलिए उनको लगभग 1 साल का फिर से इंतज़ार करना पड़ा था और इंतज़ार के बाद वहाँ गए थे। तीसरी बात अगर हम इसी के साथ देख लें तो कौन से ऐसे दृश्य हैं, जो 2 दृश्य जिसको दर्शक पहचान भी नहीं पाते कि इसको इस तरह से जुगाड़ के साथ शूट किया गया है। याद करिए साथियों, पहला दृश्य कौन सा था। पहला दृश्य था, एक तो मिठाई वाला था और दूसरा दृश्य आप चाहें तो आपको याद होगा, एक तो काशबन वाला और दूसरा मिठाई वाला। तो 2 दृश्य हैं जहाँ पर इन्होंने कई जुगाड़ किए हैं तकनीकी, लेकिन पता भी नहीं चल पाता है। भूलों की जगह अगर दूसरा कुत्ता लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया गया, ये पूरी कहानी आप लिखने की कोशिश करिएगा। श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, उससे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस तरह फिल्माया गया, यह भी आप जानने की कोशिश करिएगा। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई, इसको भी आप करके देखिएगा। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे सूचीबद्ध कीजिए। अच्छा साथियों, इसके साथ ही अपने स्कूल की किसी मान लीजिए कोई कल्चरल प्रोग्राम, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या कुछ भी हो रहा है, तो उस पर अगर आप शूटिंग करेंगे तो पहले नोट करिए, सूचीबद्ध करिए कि क्या क्या तैयारी करेंगे, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये करिएगा और दूसरा एक और कोशिश करिएगा कि इस फिल्म में, इस पूरे के पूरे संस्मरण में कुछ शब्द आए हैं जो रजिस्टर, जिसको मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, यानी शॉट, सीन या साउंड रिकॉर्डिस्ट या छायाकार, इस तरह की शब्दावली आती है। तो इन शब्दावली को किसी और दृश्य के साथ अगर आप प्रयोग करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, क्या इन शब्दावलियों का प्रयोग केवल फिल्म के स्क्रिप्ट के साथ ही किया जा सकता है या किसी अन्य जगह भी किया जा सकता है, आप करके देखिएगा। अपने बचपन के कुछ दृश्यों को शॉट की तरह कल्पना करिए, छोटे छोटे शॉट की तरह, छोटे छोटे शॉट की, और उन शॉट को कनेक्ट करिए, जोड़िए कि एक दृश्य से दूसरे दृश्य को अगर जोड़ेंगे एक फिल्मकार की तरह तो आप कैसे जोड़ेंगे, उसकी कोशिश करिए। आप लिख कर देखिएगा और देखिएगा कि आप खुद एक बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लेखक बन चुके हैं और आप खुद अपने कैमरे से एक छोटी सी फिल्म भी बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, लेकिन सत्यजीत रे की तरह से आप बारीक चीज़ों पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और इसी उद्देश्य के साथ इस पाठ को हम आपके साथ लेकर आए थे
पाठ पर हमने बहुत सी बारीकियों पर चर्चा की, आप भी इन बारीकियों पर ध्यान दीजिएगा।